कहानी की शुरुआत में हम द्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। द्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट अफसर को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। द्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया, उसने उसे कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में खत्म कर दिया। द्रासा अपना यह काम इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहां पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहां से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद द्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहां हमें द्रासा के बारे में एक और बात मालूम होती है कि जब भी वह किसी को अपनी राइफल से मारती है तो उस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती है और फिर वह इन बुलेट कवर्स को अपने पिता को सौंप देती है। दरअसल द्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। इसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यह काम उसका पेशा बन चुका था। इसलिए द्रासा उन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। द्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। जिस पर द्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। अब मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते साल में 1-2 बार मुझसे मिलने आती हो, इसलिए हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनकर द्रासा की आंखें भर आती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुलती है तो लेवाई अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर आता है। यहाँ उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है, जहां उसे जल्द से जल्द पहुंचने का कहा गया होता है। लेवाई बिना वक्त गंवाए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से जिसका नाम बार्तो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वह अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूं क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्तो लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? यह बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी अपना नहीं है। यह सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहां तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कहां ले जाया जा रहा है और उसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। इसलिए लेवाई वहां पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? लेकिन वह सोल्जर लेवाई की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो। यह सब तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन एरिया में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। बस वह सिर्फ इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर की नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर सोल्जर जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने का परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है।
अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर मारा भी जा सकता है। यह बात सुनकर लेवाई के गले में सांसें अटक जाती है। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही लेवाई कूद जाता है और सेफली लैंडिंग करता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करनी लेवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वह उस जगह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि यह एक बहुत ही सुनसान इलाका है जहां इंसान तो दूर बल्कि उससे परिंदे भी नहीं दिखाई देते। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी 1 साल तक यहाँ मिशन पर था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब लेवाई उसकी जगह संभालेगा। जेडी लेवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लेवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जेडी से पूछता है तो जेडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे गॉड नाम दिया गया है। यह एक बहुत ही मिस्टीरियस और गहरी खाई है जिसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें इस खाई की पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लेवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। वह कहता है, तुम यहाँ से बाहर महीने में एक ही बार हेडक्वार्टर फोन कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। यह टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है, वह रशिया का है। वहां भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउ नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारे लैंड माइंस लगाए हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाए तो उसे हमेशा रीलोड रखना क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारी बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें अच्छी तरह से सुन लेता है, पर उसका सवाल एक ही था। वह पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और इस ग्रेनेड को उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहां से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी। जेडी लेवाई की तरफ देखता है और कहता है, यह आवाज जो तुम सुन रहे हो यह उन क्रिएचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। यह क्रिएचर्स इस घड़े के अंदर रहते हैं और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी यह है कि इस घड़े के अंदर से किसी भी क्रिएचर को बाहर निकलने नहीं देना है। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस गड्ढे के अंदर भेजा गया था ताकि यह सोल्जर्स उस गड्ढे के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स को खत्म कर सकें। लेकिन आज तक उनमें से एक भी जिंदा सोल्जर वापस लौट कर नहीं आया। और अब जेडी लेवाई को पूरी इंफॉर्मेशन हर एक चीज का बताकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर दी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वह बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर जाने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वह हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी इस रस्सी के जरिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वह सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो इस जगह आता है वो यहाँ से कभी लौट नहीं पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेवाई अपने काम को निभाने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म होती है उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर 1 महीना। अब लेवाई को यह जगह बोरिंग फील होने लगी। वह सोचता है कि क्या 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना है।
ना किसी से बातचीत और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। इसीलिए टाइम पास करने के लिए वह अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का सोचता है। जब वह अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं। ये उन सभी लोगों के नोट्स थे जो इससे पहले इस टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। लेवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर से ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि द्रासा होती है, जो कि उसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से उसे इस टावर पर ड्यूटी दे दी गई थी। द्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नजरें उस पर जम जाती है, लेकिन लेवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी और द्रासा को भी वेस्ट टावर में बैठे लेवाई के बारे में पता चल चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और यह दोनों सोचते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद द्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी हुई द्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लेवाई से बात करने की कोशिश करती है। द्रासा एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लेवाई को रूल्स याद आते हुए कहता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है, लेकिन द्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम द्रासा है। लेवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम बता देता है। द्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और द्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए डांस करने लगती है। द्रासा लेवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लेवाई बताता है, नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस पर द्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लेवाई जवाब देते हुए बोर्ड पर लिखता है, मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ द्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बोतल उसके सामने रख देती है और लेवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में उस बोतल को फोड़ देता है। अब यहाँ द्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी अपनी शूटिंग स्किल्स को दिखाते हुए लेवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बोतल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर लेती है, जिससे लेवाई को पता चलता है कि द्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। द्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन तभी जब यह दोनों बातचीत में मशरूफ होते हैं, द्रासा की नजर अचानक नीचे गिरे की तरफ जाती है। वह देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रिएचर्स यानी होलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चल रहे हैं। वह जल्दी से लेवाई को अलर्ट करती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रिएचर्स बढ़ रहे हैं। लेवाई जैसे ही नीचे देखता है, उसकी आंखें चौंक जाती है। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों क्रिएचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त गवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रिएचर्स को शूट करने लगता है, लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि लेवाई उन्हें अकेले संभाल नहीं पाता। इसलिए द्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब वेस्ट टावर यानी द्रासा की तरफ भी क्रिएचर्स बढ़ने लगे। यह दोनों अपनी अपनी साइड से इन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी लेवाई देखता है कि एक क्रिएचर ऊपर द्रासा के टावर तक पहुंच चुका है और वह क्रिएचर जैसे ही द्रासा पर हमला करने वाला होता है तो लेवाई ईस्ट टावर से अपनी जबरदस्त स्नाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर को मार गिराता है। अब लेवाई और द्रासा दोनों को एहसास हो जाता है कि इस खतरनाक जगह में अगर जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। सब कुछ संभालने के बाद द्रासा बताती है, यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह लेवाई नीचे लगी लैंडमाइंस को ठीक करता है और ऑटोमेटिक गन को रीलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड्स तक लेवाई की तरफ देखता है। ड्रोन अजीब तरीके से स्कैन करता है। यह देखकर लेवाई हैरान रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने। इन दोनों की आपस में दोस्ती होने के बाद अब उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे और अब उन्हें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। पर एक दिन द्रासा बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि आज 14 फेब था और उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अगर कैंसर की वजह से आने वाले कुछ दिनों में नहीं मरा तो वह 14 फेब के दिन खुद को मार देगा। और यहाँ द्रासा बोर्ड पर लिखकर लेवाई को बताती है, आज मैं खुद को बहुत ही अकेली महसूस कर रही हूँ। अगर आज मेरे पास कोई होता तो बहुत अच्छा होता।
लेवाई को भी पहले ही दिन से ड्रासा से मिलने का मन था और आज वह खुद को रोक नहीं पाता। वो ड्रासा के पास जाने का प्लान बना लेता है। वह एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए ईस्ट टावर तक पहुंचने का जुगाड़ कर लेता है। अगली सुबह वह रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक मजबूत रस्सी को ड्रासा की तरफ फेंकता है, जिसके बाद ड्रासा टावर के बाहर आती है और वह रस्सी को मजबूती से एक पेड़ के साथ बांध देती है ताकि लेवाई रस्सी के जरिए लटककर ईस्ट टावर तक पहुंच जाए। लेवाई बिना देर किए उस रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में वह अटक जाता है क्योंकि आगे रस्सी की ढलान खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब लेवाई हाथों की मदद से आगे बढ़ने लगता है और करीब आधा घंटा हाथों की मदद से सफर करने के बाद वो ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसे वेलकम करती और कहती है, तुमसे बहुत ही गंदी पसीने की बू आ रही है, इसलिए पहले तुम नहा लो, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। लेवाई को यह सुनकर हंसी आ जाती है। वह कुछ कहता नहीं, बस सिर हिलाकर मान जाता है। ड्रासा यहाँ पर शरारत करते हुए उसके कपड़े दूर जाकर छिपा लेती है और सीसीटीवी कैमरा के जरिए लेवाई को देख रही होती है, जो टावर में मौजूद शावर में नहा रहा होता है। उसके बाद लेवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा उससे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और बताती है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ मेरे फादर जिंदा बचे थे, पर कल के दिन उसने भी खुद को मार दिया होगा। यहाँ लेवाई भी ड्रासा को रात में आने वाले भयानक सपने और अपने उन दिनों के किस्से सुनाता है जब वह यूएस आर्मी में था। इस तरह से बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा यहाँ एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेती है। यह दोनों म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगते हैं। इसी डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनके बीच रोमांस होने लगता है। कुछ देर बाद लेवाई ड्रासा की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तभी मैं तुम्हें वह शायरी दूंगा। अगले दिन लेवाई को वापस अपने वेस्ट टावर लौटना था। वह ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वेस्ट टावर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ड्रासा भी उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स ऊपर टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक क्रचर वहां लगे लैंडमाइन से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। लैंडमाइन के फटने से जो उसके लोहे के पार्ट्स हवा में उड़ जाते हैं, उनमें से एक पार्ट रस्सी से टकरा जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वह तेजी से उस खाई में गिर जाता है। लेवाई को गिरते देखकर ड्रासा बिना सोचे समझे अपना पैराशूट उठाकर वह भी उस खाई में कूद जाती है। खाई की गहराई में गिरने के बाद ड्रासा पानी की तेज बहाव वाली नदी में बहने लगती है। वह किसी तरह करके नदी से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लेवाई की किस्मत अच्छी होती है कि वह एक बड़े से पेड़ पर गिरकर लग चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे चोटें तो काफी सारी आ जाती है, पर उसकी जान बच जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी पेड़ की लकड़ी टूट जाती है और लेवाई नीचे पेड़ की जड़ों पर गिर जाता है। नीचे गिरते ही पेड़ की जड़ों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगती है और लेवाई को जकड़ लेती है, उससे पहले कि यह जड़ें लेवाई को मार देती। वहां ड्रासा पहुंच जाती है। वह जल्दी से चाकू निकालकर इन जड़ों को काटने लग जाती है, जिससे लेवाई आजाद हो जाता है। इसके बाद लेवाई और ड्रासा चारों ओर देखने लगते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल छाया होता है। तभी अचानक पेड़ों की आड़ से कुछ क्रिएचर्स निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ उनके बीच एक बड़ी फाइट होने लगती है। लेवाई अपनी बंदूक संभालता है और पहली गोली सीधे एक क्रचर के सर में मारता एक के बाद एक दोनों ने मिलकर दोनों क्रिएचर्स को खत्म कर दिया। यहाँ लेवाई की नजर क्रचर की डेड बॉडी पर पड़ती है। वह देखता है कि क्रचर ने वही आर्मी वर्दी पहन रखी थी जो किसी जमाने में अमेरिकन सोल्जर्स की होती थी। यह देखकर लेवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे जेडी की वो बातें याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स के एक बड़े ग्रुप को इस खाई में भेजा गया था और वह सैनिक कभी वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद लेवाई और ड्रासा एक अजीब भयानक सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े थे और सबसे अजीब बात यह थी कि इन शरीरों के अंदर से पेड़ पौधे उगाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानलेवा वायरस ने इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है।
लेवाई और ट्रासा समझ जाते हैं कि क्रिएचर्स एक बार फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे यह दोनों तेजी से भागने लगते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद सामने उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि इस वायरस से बच सकें। अचानक एक बड़ी मकड़ी ट्रासा के ऊपर कूद पड़ती है और ढेर सारी और भी मकड़ियां निकल आती है। ये मकड़ियां साइज में काफी बड़ी होती है। जैसे ही स्पाइडर उन पर हमला करता है, लेवाई और ट्रासा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ चर्च का दरवाजा वो क्रचर तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेवाई और ट्रासा अपनी जान बचाने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके उनसे अपनी जान छुड़ाकर चर्च से बाहर निकल आते हैं। तभी लेवाई की नजर सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। वह दोनों फौरन उस सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि असल में यह एक पुरानी लैब है। यहाँ हर जगह टूटी फूटी कांच, मशीनन्स और पुराने जंग लगे हुए कंटेनर्स पड़े थे। यहाँ लेवाई को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। लेवाई डीवीडी को प्ले करता है और स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वह लड़की कहती है कि हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सैकड़ों साइंटिस्ट थे, पर एक दिन यहाँ भूकंप आया। भूकंप के तेज झटके से मिसाइल की केमिकल लीक हो गई। जहरीला केमिकल हवा में मिलने लगा। कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। वह लड़की अपना पेट दिखाते हुए बताती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि हमने मिलिट्री को सब कुछ बताया। हमने उनसे कहा कि इस पूरे इलाके को बॉम्बिंग करके तबाह कर दिया जाए ताकि इन्फेक्शन और फैल ना सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इस वीडियो को देखने के बाद लेवाई को वहां एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है। लेवाई को समझ नहीं आता कि इस जगह में आज के द्वार का कंप्यूटर कैसे रखा गया है। लेवाई उसे ऑन करता है और उसमें मौजूद जानकारी को देखकर एकदम सुन रह जाता है। उसे डार्क लेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। यह कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करके अपने कंट्री के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। यही वजह है कि कोई भी देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। इसके अलावा लेवाई को यह भी पता चलता है कि यह जो खाई है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिसाइल है जिसकी एक्टिवेशन पर जब वह फटेगा तो 4.2 किलोमीटर की लंबाई में सब कुछ मिटा देगा। लेवाई और ट्रासा यह सारा राज समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जिस लेडी बार्तो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह की ओनर है और वह इस जगह का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए लेडी बार्तो हमेशा ऐसे इंसान को यहाँ पर ड्यूटी के लिए चुनती थी जिसका पीछे कोई पूछने वाला नहीं हो, और उस इंसान को यहाँ साल भर ड्यूटी करने के बाद मार दिया जाता, जिस तरह से जेडी को मार दिया गया था ताकि वह बाहर आकर दुनिया को इस जगह के बारे में नहीं बता सके। यह सब जानने के बाद जैसे ही यह दोनों वहां से निकलते हैं, तभी एक घुड़सवार क्रचर ट्रासा को रस्सी से जकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेवाई ट्रासा की तलाश में यहाँ वहां भटकता है, लेकिन उसे ट्रासा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी लेवाई एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। यह वही मिसाइल थी जिसके बारे में डार्क लेक कंपनी के कंप्यूटर से लेवाई को जानकारी मिली थी। लेवाई को सब कुछ साफ समझ आ चुका था। असल में वॉच टावर में पहले रह चुके लोग जब यह कहते थे कि अगर सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वह दरअसल इस मिसाइल की ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रासा अब उस क्रिएचर के कब्जे में ट्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जिसे तैसे करके वह खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही ट्रासा और क्रिएचर के बीच फाइट छिड़ जाती है। लेवाई भी ट्रासा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और वह भी फौरन क्रिएचर पर हमला कर देता है और यह दोनों मिलकर उसे आग लगाकर जला देते हैं। और अब बारी आती है इन लोगों की यहाँ से निकलने की, मगर आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल था। जैसे ही लेवाई और ट्रासा आगे बढ़ते हैं, सामने एक खतरनाक इलाका आता है जहां से निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। यहाँ इंसान और पौधे आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे कि वह किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। खैर, यह लोग हर कदम को संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी ट्रासा का पैर फिसल जाता है, जिससे यह पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ट्रासा को जकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ लेवाई हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है
और अपनी पूरी ताकत से ट्रासा को छुड़ा लेता है। वह बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहां के पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लेवाई ट्रासा को लेकर वहां से बाहर निकल आता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्हें एक गैराज नजर आता है जहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है। ये दोनों जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो ऊपर वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन अब वो क्रचर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ रस्सी को हाथों से पकड़कर यह लोग अगर ऊपर चढ़ते तो यह क्रचर्स इन्हें मार देते। इसलिए लेवाई समझदारी से काम लेते हुए जीप को रस्सी से बांधकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। यह लोग जीप को इसलिए रस्सी से बांध लेते हैं ताकि यह दोनों जीप में बैठकर उनके हाथ क्रिएचर्स के साथ लड़ने के लिए फ्री हो। वो क्रचर्स उन पर हमला करते हैं और यहाँ उनके बीच एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन वो क्रचर्स तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए वह इन पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ लेवाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जीप की पेट्रोल टैंक इन क्रिएचर्स पर लीक कर देता है, जिससे निकलने वाले तेल को आग लगाकर उन सभी क्रचर्स को जला देता है और आखिर में यह लोग उस जीप की रस्सी काटकर उसे नीचे छोड़ देते हैं, जिससे वह सभी क्रचर्स मारे जाते हैं। इस तरह से यह लोग फाइनली ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि अगर यह दोनों यहाँ साल भर ड्यूटी कर भी ले तब भी आखिर में इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसलिए अब यह दोनों एक बड़ा फैसला करते हैं कि अब वह इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि इस जगह को तबाह कर देंगे ताकि इनकी तरह कोई दूसरा सोल्जर यहाँ पर ना फंस सके और इस जगह का गलत इस्तेमाल बंद हो जाए। यह सब करने के बाद यह दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ ट्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने के लिए एक जगह है, हम वहां जाकर शादी करेंगे और आगे की जिंदगी वहीं पर बिताएंगे। लिवाई ट्रासा की बात मान जाता है और अब वह कहता है, मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा। मैं वहां जाकर टावर में एक बॉम्ब फिट करूंगा और साथ ही इस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा जिससे यह पूरी जगह तबाह हो जाएगी। जिसके बाद लेवाई रस्सी की मदद से अपने टावर तक पहुंच जाता है। इस बीच लेडी बार्तो लेवाई से कांटेक्ट करती है और सवाल करती है, क्या तुम इस गड्ढे के अंदर गए थे क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। लेवाई यहाँ पर झूठ बोलकर बताता है, नहीं मैं वहां नहीं गया था। लेकिन बार्तो जानती है कि लेवाई झूठ बोल रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास में सब कुछ देख लिया था कि लेवाई और ट्रासा दोनों गड्ढे के अंदर गए थे। फिर भी वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं गए तो फिर जाहिर सी बात है कि यह सारा काम उस वेस्ट टावर वाले गार्ड का है। तुम एक काम करो कि उस वेस्ट टावर वाले इंसान यानी ट्रासा को मार दो क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। यहाँ लेवाई हाँ तो बोल देता है, लेकिन बार्तो को पता चल चुका था कि यह उसे नहीं मारेगा और वह समझ चुकी थी कि यह दोनों अब यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाकर दुनिया को इस जगह के बारे में बता देंगे। इसीलिए वह खुद हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुँचती है। लेकिन बार्तो के पहुंचने से पहले यह दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। लेवाई टावर से काफी दूर जाकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है और सीधा उस टावर पर गोली मारता है जो सीधा नीचे मिसाइल से कनेक्ट था, जिससे एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास टाइम कम था। यह दोनों तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि जब मिसाइल फटेगी तो वह 4.2 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर देगी। लेवाई और ट्रासा दोनों पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगते हैं। ट्रासा अपनी जान बचाते हुए उस जगह से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लेवाई के पैर में चोट आई थी जिससे वह तेज नहीं भाग सकता था। दूसरी तरफ बार्तो को भी यह समझ आ चुका था कि जल्द ही मिसाइल ब्लास्ट होने वाला है। ठीक इसी वक्त मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी खाई तबाह होने लगती है। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसके लपटने और झटके दूर तक फैल गए, जिसमें बार्तो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और वह वहीं मारी जाती है। ट्रासा ने तो 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था, लेकिन लेवाई उस धमाके की लपेट में आ जाता है और धमाके से आने वाली तेज हवा उसे पानी में गिरा देती है। दूसरी तरफ खाई में सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ट्रासा उस धमाके में जिंदा बच गई थी और वह एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लेवाई का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन लेवाई का कोई अता पता नहीं चलता। वह समझ जाती है कि अब लेवाई जिंदा नहीं रहा, जिसके बाद कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। ट्रासा लेवाई की लिखी हुई कविता को पढ़ती है।
हर एक शब्द में उसे लेवाई की यादें महसूस होती है। आंखों में आंसू लिए वह अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है। अब ट्रासा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए फ्रांस के एक होटल में वेट्रेस की जॉब करने लगती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ट्रासा के सामने लेवाई आकर खड़ा हो जाता है। वह जिंदा था। लेवाई को देखकर ट्रासा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह खुशी के मारे दौड़कर लेवाई को गले लगाती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।